वेलकम बैक वन सेकेंड टू जीप एंड मेंटर। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रिवेंशन टू फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के बारे में। इसमें जो हमें इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखनी है, तो इंपॉर्टेंट डेट्स में पहली डेट हो जाती है कि बिल कब पास हुआ था। 5 दिन 1954, ये डेट आपको याद रखनी है। एंड द रूल्स ऑफ द एक्ट केम इन 1955। काफी जल्दी आ गए थे इसके रूल बाकी किसी एक्ट के मुकाबले। तो आप ये समझिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस समय कुछ काम किया था कि इन्होंने 1955 में ही इसके रूल्स ला दिए। अब बेसिकली आपको क्या जानना है कि हम यहाँ फूड एडल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो ये जो कोई अथॉरिटी होगी जो इसे गवर्न कर रही होगी, वो अथॉरिटी है FDA, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। FDA गवर्न करती है इस एक्ट को। काफी सारी कमिटीज भी है, कुछ सेंट्रल फूड लेबोरेटरीज भी है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हाँ, तो कुछ चीजें मैंने पीछे लिख ली है, अब उन चीजों को मैं समझाने वाला हूँ कि बेसिकली आपको पहले ये जानना होगा कि यदि फूड एडल्ट्रेशन हो रहा है तो फूड क्या है। वाटर को छोड़ के, वाटर को और ड्रग को छोड़ के एनीथिंग दैट इज यूज्ड इन ह्यूमन कंजप्शन, यदि आप उस चीज को ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो दैट इज फूड। वेदर इट इज रॉ और इट इज, मतलब अगर रॉ है या फिर पका हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। इफ इट इज यूज्ड इन ह्यूमन कंजप्शन एंड इट इज नॉट ड्रग और वाटर, इट इज फूड। तो अब ये जानना है कि फूड अडल्ट्रेशन हो रहा है, तो बेसिकली अडल्ट्रेशन क्या है। तो यदि अडल्ट्रेशन है तो हमें कहीं ना कहीं अडल्ट्रेंट भी जानने होंगे कि अडल्ट्रेंट क्या है। तो अडल्ट्रेंट वो आइटम जो कि फूड को अडल्ट्रेट करते हैं। अडल्टरेट, ध्यान से सुनिएगा, अडल्टरेंट वो आइटम जो कि फूड को अडल्टरेट करते हैं और फूड उसके बाद अडल्टरेट हो जाता है, तो ये अडल्टरेंट है। अब इसमें काफी सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे आप देखते हैं कि नॉर्मल मार्केट में आप पनीर खरीदने जाते हैं तो आपको दूध वाले पनीर के नाम पे सोया वाला पनीर बेच दिया जाता है, या फिर एक लेवल ऑफ क्वालिटी को बिना मेंटेन किए आपको कुछ चीज बेची जा रही है। कहा जा रहा है कि ये चीज ताजा है लेकिन वो चीज ताजी नहीं है, तो ये भी एक तरीके से फूड अडल्ट्रेशन में ही आता है। तो अब ये समझिए कि यदि अडल्ट्रेंट है, कोई चीज किसी चीज में ऐड नहीं हो रही है, तो कुछ ना कुछ चीजें होंगी जो कि ऐड भी हो रही होंगी। तो जो चीजें ऐड हो रही होंगी वो एडेबल आइटम्स क्या है, प्रिजर्वेटिव्स, ताकि वो लंबे समय तक के लिए उनका फूड क्वालिटी स्टैंडर्ड बना रहे। तो इस प्रिजर्वेटिव में दो टाइप के क्लासेस हैं, क्लास 1, क्लास 2। क्लास 1 रेगुलरली यूज होने वाली चीजें हैं। क्लास 2 बेसिकली इंडस्ट्री बेस्ड चीजें हैं जिसके अंदर आप यूज करते हैं, इंडस्ट्री बेस्ड है। और आप जब ज्यादा चीजें बनाने, मतलब एक लार्ज अमाउंट में जब आप चीजों को बनाने का कंसिडर करते हो, तो ये सारी चीजें हैं। इनको एक बार मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। कॉमन सॉल्ट NaCl, शुगर का यूज कर रहा है, डेक्सट्रोज, सुक्रोज, सिर्फ, स्पाइसेस, विनेगर, हनी और एडिबल ऑयल, ये सब चीजें क्लास 1 प्रिजर्वेटिव में आती है। अब क्लास 2 प्रिजर्वेटिव के अंदर इसमें थोड़े ज्यादा ही केमिकल नेम आपको मिलेंगे। सबसे पहला सल्फ्यूरस एसिड हो जाता है, बेंजोइक एसिड और उसके सॉल्ट, कैल्शियम एंड पोटेशियम के सॉल्ट्स, नियासिन, सोडियम, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। कैल्शियम प्रोपेनिएट, सॉर्बिक एसिड इंपॉर्टेंट है, मिथाइल और प्रोपाइल पैराबेन, प्रोपेनियोक एसिड एंड इट्स एस्टर, ये इंपॉर्टेंट है। सोडियम डाइएसिटेट इंपॉर्टेंट है। बाकी नाइट्रेट एंड नाइट्रेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट ऑफ लैक्टिक एसिड। तो ये 4 जो इसमें इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बता दिए, इन चीजों को आपको याद रखिएगा। तो ये तो प्रिजर्वेटिव्स हो गए। प्रिजर्वेटिव्स में एक कैटेगरी आती है एंटीऑक्सीडेंट्स की। तो आप किसी भी एंटीऑक्सीडेंट को नहीं यूज कर सकते, सिर्फ 3 एंटीऑक्सीडेंट यूज होते हैं, इनको याद रखिएगा, टोकोफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड और लेसिथिन नेचुरल है, एस्कॉर्बिक एसिड भी नेचुरल है, मतलब, लेकिन इनका जो टोकोफेरॉल है, इन सब चीजों का सिंथेटिक तरीके से भी इन एंटीऑक्सीडेंट्स को बनाया जाता है। और यदि आप एडिबल ऑयल को रिप्लेस करें घी और बटर छोड़ के, ध्यान दीजिएगा, यदि आप एडिबल ऑयल को रिप्लेस करना चाहते हैं घी और बटर छोड़ के, ये देखिए घी एंड बटर, यदि इन दोनों को यदि आप नहीं यूज करना चाहते हैं तो आपके पास फिर भी 3 ऑप्शन आते हैं, इथाइल गैलेट, प्रोपाइल गैलेट एंड गैलिक एसिड। हालांकि ये इसी के सॉल्ट्स है, गैलिक एसिड के ही सॉल्ट है। और ध्यान दीजिएगा कि जब आप फूड को प्रिजर्व कर रहे होते हैं तो कोई इमल्सिफाइंग एजेंट या फिर कोई एंटी केकिंग एजेंट यूज नहीं होता है, यदि उस पर्टिकुलर रेसिपी में या फिर उस पर्टिकुलर चीज को बनाने में यदि स्पेसिफाइड ना हो कि आपको इमल्सिफाइंग एजेंट और एंटी केकिंग एजेंट का यूज करना है, तो ये बिल्कुल भी नहीं यूज होता है।
तो हमने बात करें प्रिजर्वेटिव के बारे में, अब बात करेंगे हम कमिटीज के बारे में और बोर्ड्स के बारे में या फिर सेंट्रल फूड लेबोरेटरी के बारे में। तो चलिए देखते हैं। फूड इंस्पेक्टर और पब्लिक एनालिस्ट भी इसके अंदर आता है। हाँ, तो अपन बात करने वाले थे कमिटी के बारे में। तो कमिटी एक स्थगित की गई है, सेंट्रल कमिटी जिसे कहते हैं, सेंट्रल कमिटी फॉर फूड स्टैंडर्ड्स। ये एफडीए के अंदर काम करती है, एफडीए के अंडर काम करती है और इसके चेयरमैन है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। बिल्कुल चेयरमैन। इसमें इस कमेटी में कुछ ज्यादा खास मेंबर नहीं होते हैं, बस एफडीए ने अपने काम को। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि एफडीए ने इस कमेटी को इस वजह से बनाया ताकि उसका काम आसान हो सके और एक स्मूथ फ्लो हो और कोई कॉन्ट्रावेंशन ना हो इस एक्ट के लागू होने में ऑल ओवर इंडियन मेनलैंड पे। तो इस वजह से इस कमेटी को बनाया गया। इस कमेटी का पर्पज ये भी है टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और ये स्टेट गवर्नमेंट, मैंने जल्दीबाजी में लिख दिया, जल्दी समझ लीजिएगा। टू एडवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट के प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एडवाइजरी बोर्ड का भी काम करती है कमेटी। अब बात कर रहे हैं अपन सेंट्रल फूड्स लेबोरेटरी के बारे में। यहाँ एक छोटी सी ट्रिक है, ये क्या आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे 4 सेंट्रल फूड लेबोरेटरीज हैं जिनका नाम KGMP, कोलकाता, गाजियाबाद, मैसूर एंड पुणे, ये 4 हैं। इसमें आपको इन चारों का नाम याद रखना है। अब आपके लिए लिख लेते हैं, कोलकाता, गाजियाबाद, मैसूर एंड पुणे। ये 4 ऐसी जगह हैं जहां पे सेंट्रल फूड लेबोरेटरी है। अब सेंट्रल फूड लेबोरेटरी का फंक्शन क्या है कि वो एनालिसिस करे किस चीज का, सैंपल का। सैंपल कौन भेजेगा? तो पब्लिक एनालिस्ट या फिर फूड इंस्पेक्टर, उसके बारे में भी आगे पढ़ने वाले हैं। और इन्वेस्टिगेट करे प्रॉपर तरीके से कि हाँ, जो आपको सैंपल दिया गया है या फिर जो भी एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया है, जो स्टैंडर्ड सेट है, उससे कहीं भी गिरावट ना हो उस स्टैंडर्ड में। और उस सैंपल में यदि ऐसा पाया जाता है तो इन्वेस्टिगेशन के बाद आगे इंक्वायरी वगैरह भी ये कमेटी बैठा सकती है। अब आपको ध्यान देना है कि प्रोहिबिशन भी है कुछ चीजों पे, क्योंकि फूड एक आर्टिकल है, फूड आर्टिकल्स है, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रोहिबिशन लगेगा। किस चीज पे? इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर एंड सेल पे। तो किस चीज पे प्रोहिबिशन लगता है? एनी एडल्टरेटेड फूड। तो एडल्टरेटेड है तो कहीं ना कहीं उसके पास क्वालिटी नहीं है, तो वो एडल्टरेटेड है, तो उसका प्रोहिबिट करते हैं उसको इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर एंड सेल से। बेसिकली सेल की यहाँ बात हो रही है, एडल्टरेटेड फूड का सेल ही होता है, इंपोर्ट तो होता ही है। आप मिस ब्रांडेड फूड का इंपोर्ट नहीं कर सकते। आप ये कहें कि ये शुद्ध घी है और उसको शुद्ध घी कह के ना उसके अंदर शुद्ध घी ना हो, तो आप उसे नहीं बेचना चाहिए। हालांकि बेचा जाता है, कई सारे ऐसे कंपनीज हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये मिस ब्रांडेड फूड के अंदर आता है। क्योंकि मैंने आपको मिस ब्रांडिंग के बारे में भी पढ़ा रखा है, कहीं ना कहीं होगा, टैब लिंक में या फिर डिस्क्रिप्शन में वीडियो होगा, जरूर देख लीजिएगा मिस ब्रांडिंग ऑफ फूड के बारे में। एंड मिस ब्रांडिंग सिर्फ फूड में ही नहीं होता है, पॉइजन वगैरह में भी होता है, पॉइजन एक्ट वगैरह में भी पाया गया था आप लोग को। एंड अनलाइसेंस्ड फूड आइटम्स, अगर अनलाइसेंस्ड फूड आइटम है तो उसके बारे में। और लास्ट जो अपना वो आता है, जो चीज अनलाइसेंस्ड है, आप ध्यान दीजिएगा कि जो चीज का लाइसेंस ही आपके पास नहीं है उसका आप इंपोर्ट ही कैसे कर सकते हो। सपोज कर लीजिए कि कुछ चीजें इंपोर्ट हो रही है, मान लीजिए सऊदी से डेट्स इंपोर्ट होते हैं और आपके पास उस चीज का लाइसेंस ही नहीं है, तो आप उसका इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली अनलाइसेंस्ड फूड आइटम्स का प्रोहिबिट हो गया आपके लिए। इफ फूड आर्टिकल कॉन्ट्रावेंस प्रोहिबिशन ऑफ द एक्ट, अगर जो फूड आर्टिकल है वो कॉन्ट्रावेंट करते हैं प्रोविजन ऑफ द एक्ट, मतलब स्मूथ फ्लो को रोकते हैं, तो फिर आपको फिर प्रोहिबिट करना पड़ेगा उस फूड आर्टिकल को। अब अपन आगे पढ़ने वाले हैं कि पब्लिक एनालिस्ट और फूड इंस्पेक्टर क्या होता है या फिर उसके फंक्शन क्या होते हैं इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर। तो अपन लगभग पहुंच गए हैं इस एक्ट के लास्ट टॉपिक्स के बारे में, वो है एनालिसिस ऑफ फूड। तो बेसिकली एनालिसिस ऑफ फूड जो यहाँ पे कैरी आउट हो रहा है वो कैसे हो रहा है या फिर कौन कैसे करवा रहा है, ये सब चीजें, तो ये चीज अभी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है फूड इंस्पेक्टर और दूसरा है पब्लिक एनालिस्ट। पब्लिक एनालिस्ट पहले देख लेते हैं। देखिए, लोकल एरियाज में अपॉइंट किए जाते हैं उनकी वर्किंग के लिए पब्लिक एनालिस्ट होते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। वही चीज मैंने यहाँ लिखी है, CGA, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड। इनके अपने ड्यूटीज हैं। तो हालांकि ये जान लीजिए कि जो पब्लिक एनालिस्ट है वो कहीं ना कहीं फूड इंस्पेक्टर से काफी नीचे आते हैं। तो क्या होता है कि इनकी ड्यूटी होती है टू चेक द सील, ये सील चेक करेंगे इन आउटर कवर ऑफ व्हाट, स्पेसिमेन। किस चीज में? कंटेनर या फिर जो पैकेज भेजा गया है किसके द्वारा? फूड इंस्पेक्टर द्वारा या फिर अदर ऑथराइज्ड पर्सनल के द्वारा भेजा गया है जो, तो उसकी सील और उसके कवर और कोई स्पेसिमेन, जो स्पेसिमेन का कवर या फिर उसके ऊपर जो सील लगी हुई है उसको ये चेक करते हैं। फूड इंस्पेक्टर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड होता है, इसकी कुछ ड्यूटीज होती है और वैसे ही इसके कुछ पावर्स होते हैं। तो इसकी ड्यूटीज है इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन करना। किस चीज का? जो इस्टेब्लिशमेंट है या फिर जो आपको
चीजें मतलब जिन पे आपको शक लगता है, सस्पिशन होता है, उन चीजों के बारे में इंक्वायरी और उसके इंस्पेक्शन करना इनका काम है। प्रोक्योर एंड सेंड मतलब ले लेना क्या, सैंपल्स को और उन्हें भेज देना पब्लिक एनालिस्ट के लिए। अब जो चीजें इन्होंने भेजी है उसके लिए उनको मेंटेन करना पड़ता है क्या, रिकॉर्ड्स, टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, टू इन्वेस्टिगेट एनी काइंड ऑफ कंप्लेंट। यदि मैंने कंप्लेन की कि हाँ सर देखिए यहाँ पे ऐसा हो रहा है, यहाँ पे ऐसे फूड में बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, वो अडल्ट्रेटेड फूड हमको दे रहे हैं, तो वो इन्वेस्टिगेट करेगा किसी भी प्रकार के कंप्लेन को, और जितने भी लाइसेंस एस्टेब्लिशमेंट है उनको चेक करता है कि हाँ भाई इनके पास किस किस चीज की लाइसेंस है और यहाँ क्या बन रहा है। बेसिकली ये मैन्युफैक्चर में काम आता है, मैन्युफैक्चर की बात हो रही है। एंड टू स्टॉप सस्पेक्टेड व्हीकल्स कैरिंग फूड मतलब एडल्ट्रेटेड फूड का अगर सस्पिशन होता है कि ये जो व्हीकल है ये अडल्ट्रेटेड फूड कैरी कर रही है, तो उसको रोककर उसकी चेकिंग वगैरह भी करवा सकते हैं। अब यही ड्यूटीज इनकी पावर भी बन जाती है। बेसिकली देखिए यहाँ पे सेंड सैंपल टू टेक सैंपल्स and to send them to the analyst को भेजे, and to enter and inspect any premises मैंने आपको बता रखा है, premises वही है कोई establishment जहां पे या तो स्टोरेज या फिर मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, and to break upon any package, यदि कोई पैकेज है फूड का उसके अंदर ब्रेक करके और उसे आगे ये अपने पावर के अंदर लेकर सैंपल बनाकर फिर एनालिस्ट को भेज सकता है। अब ये जो एनालिसिस होता है ये कैसे होता है, तो आप समझिए कि जो फूड इंस्पेक्टर है वो एक सैंपल लेता है, उस सैंपल को फर्दर ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इनमें से एक जो जाता है वो पब्लिक एनालिस्ट को जाता है, अर्थात सेंट्रल फूड लेबोरेटरी में जाता है, CFL फूड लेबोरेटरी जो है जिसके बारे में अभी हमने बात की थी, सेंट्रल फूड लेबोरेटरी में जाता है पब्लिक एनालिस्ट के पास, और वहां एनालिसिस होता है। और जो बाकी 2 सैंपल है, मतलब ये जो सैंपल है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, इसमें से एक पार्ट पब्लिक एनालिस्ट के पास गया, बाकी जो दोनों पार्ट है वो हमारे जाते हैं लोकल अथॉरिटी के पास। अब ये जो लोकल अथॉरिटी है उनमें से एक पार्ट पब्लिक एनालिस्ट को भेजती है। इन द केस यदि पब्लिक एनालिस्ट से जो सैंपल मिला था पब्लिक एनालिस्ट को फूड इंस्पेक्टर से, वो डैमेज या फिर उसको मतलब खराब हो गया, या फिर वो मतलब चोरी हो गया, या फिर जो कह लीजिए मतलब खत्म हो गया, या फिर उसके एनालिसिस सही से नहीं हो पाई, तो उसके लिए ये चीजें की जाती हैं। और जो दूसरा बच गया उसको इन द कोर्ट, जो स्पेशल कोर्ट्स होते हैं इन सब चीजों के लिए, उसको लोकल अथॉरिटी रिप्रेजेंट करती है एज एन एविडेंस कि हाँ सर ऐसा सैंपल कलेक्ट किया था फूड इंस्पेक्टर ने और फिर एनालिसिस हो रही है। तो यही है टोटल एनालिसिस की बात है इसके अंदर, और कुछ खास नहीं है इस पूरे के पूरे एक्ट के अंदर। इसके आप सवाल वगैरह आप लगा सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जीपैट मेंटोर के साथ अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।